बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दिया करें, शुक्रिया। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। वो एकदम से सीधी खड़ी हो गई। मुझे मालूम था कि शिल्पी सो रही है, फिर भी पूछा, क्या देवी जी जाग रही हैं? सो रही हैं? मैं अभी जगाती हूँ। नहीं, सोने दो, मैं अभी पहुँच रहा हूँ, मगर कोई इसकी नींद में मुदाखलत ना करे। यस सर, देवी जी आराम फरमाती रहेंगी। मैं बोध से बाहर आकर कार में बैठ गया, फिर उसे महल की तरफ जाने के लिए कहा। गाड़ी फिर स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई। दूसरी तरफ शार्पर अपने हार्पर से कह रहा था, रोजाना को फिलहाल इस्तांबुल तक महदूद रहना चाहिए। मैं उसे वहां पहुंचाने के इंतजामात कर रहा हूं, तुम हिंदुस्तान में इसका काम संभाल लो। हार्पर ने कहा, भाई तुम जानते हो मैं सुपर मास्टर का ओहदा हासिल करने के लिए कैसी कैसी चालें चल रहा हूं। तुम इसराइली हुकाम पर सिक्का जमा रहे हो। मैं अमेरिकी हुकूमत को अपनी गिरफ्त में रखना चाहता हूं। ये करोड़ों डॉलर के हीरे हमारे लिए खाक अहमियत रखते हैं। तुम दुरुस्त कहते हो, मगर रोजाना को खुश रखना होगा। वो हसीन है, जवान है और इतनी मकार है कि एक दिन वो अयाश फरहाद उसके दाम में आएगा। हमें फरहाद को ट्रैप करने का हर रास्ता हमवार रखना चाहिए, और कई रास्तों में एक रास्ता हमारी बहन है। ये इनकी तहजीब या तरीकाकार था कि वो बहन का चारा डालकर मुझे फांसने का सामान कर रहे थे। वो कभी ख्वाब में भी ये सोच नहीं सकते थे कि मैं ही इनकी बहन का कबाड़ा करता जा रहा हूँ। जब शार्पर अपने भाई हार्पर से राब्ता कायम करना चाहता तो हार्पर के पर्सनल असिस्टेंट के दिमाग को गुफ्तगू का मरकज बनाता था, और जब हार्पर अपने भाई शार्पर से राब्ता कायम करना चाहता तो शार्पर के पर्सनल असिस्टेंट के दिमाग में पहुंचकर भाई को बुलाता था। कारीन की दिलचस्पी के लिए अर्ज कर दूं कि वो दोनों पर्सनल असिस्टेंट उनके दो कैदी थे, जो मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ काल कोठरियों में जिंदगी गुजार रहे थे, और ये दोनों मेरी दास्तान के किसी अहम मोड़ पर आ सकते थे। हमारी कार महल के सदर गेट पर पहुंच गई। एडवोकेट और एडवाइजर तक राम ने कार के करीब आकर मुझे देखा, फिर मुसल्ला पहरेदारों को गेट खोलने का हुक्म दिया। मैंने इसे अपने पास कार में बिठाकर कहा, मिस्टर तिलक राम, मैं डॉक्टरों, इंजीनियरों और वकीलों की इज्जत करता हूँ। आइंदा आप मेरी और शिल्पी देवी की खातर रात को न जागा करें। वो खुश होकर बोला, सर आप सचमुच देवता हैं। मैं सिर्फ इंसान हूँ, फनकारों, हुनरमंदों और आप जैसे ज़हीन लोगों की कदर करता हूँ। मैंने देखा महल रंग बिरंगे कमकमों से जगमगा रहा था। 4 बज चुके थे, अभी सुबह नहीं हुई थी, रात रुखसत होने वाली थी, मगर मेरी आमद पर फूल बरसाए जा रहे थे। अहाते के अंदर दोनों तरफ खूबसूरत और खुश लबाज कनीजें खड़ी हुई मेरी कार पर फूलों की पत्तियां निछावर कर रही थी। कार एक बहुत ही खूबसूरत से साहिबान में आकर रुक गई। एक निहायत ही दिलनशीन मौसीकी की धुन सुनाई दे रही थी। जितने साजों की आवाजें आ रही थी वो हिंदुस्तानी साज थे। वो बड़ी खूबसूरती से तरतीब दिए गए थे। सुनने से एक रोमानी तासर पैदा होता था। मैं जैसे ही कार से बाहर आया, मेरी निगाह के सामने शिल्पी आ गई। ओह खुदाया, क्या ये वही शिल्पी है जो मुझसे रुखसत हुई थी? वो तो खुद गरीब थी और इसका हुस्न गरीब था। दौलत क्या है, क्या बना देती है। अब तो वो हुस्न का खजीना थी, शबाब का नगीना थी और अदाओं का करीना थी। शोख रंग के लिबास में अजंता की मूर्ति लग रही थी, जो जिंदा होकर मेरी आरती उतारने आ गई थी। उसके हाथों में पीतल की एक थाली थी। थाली में एक दिए की लौ मुस्कुरा रही थी। दिए के आसपास गेंदे के फूल और तुलसी की पत्तियां रखी हुई थी। एक तरफ सिंदूर रखा हुआ था। शिल्पी थाली को दोनों हाथों में थामे हरफ ओम की सूरत में मेरी आरती उतारने लगी। इसका मतलब ये होता है कि एक औरत ने अपनी तमाम मोहब्बत, तमाम अकीदत और तमाम इबादत के फराइज अदा करके इस खाल के कायनात से मेरी सलामती मांग ली है। उसने आरती उतारने के बाद कदमों में झुककर सिंदूर को एक चुटकी में लेकर मेरे पाँव से लगाया, फिर इस सिंदूर को अपनी मांग में सजा लिया। मैंने इसके दोनों बाजुओं को थाम कर कदमों से उठाया। एक दासी ने उसके हाथों से थाली ले ली। वो मेरे हाथों को थाम कर बरामदे में आई। हर तरफ से आवाज आने लगी, स्वागतम स्वागतम, खुश आमदीद खुश आमदीद। हम बरामदे से महल के अंदर आए। मैं क्या बयान करूं कि वो महल क्या था। हिंदुस्तान के अजंता और एलोरा का तारीखी
सरमाया था। दीवारों पर अजंता और एलोरा की हसीन और रक्शीदा मूर्तियां थीं और महल की रक्सगाह में वही मूर्तियां जिंदा हो गई थी। हसीन औरतें इंतहाई मुख्तसर और पुरकशिश लिबास में रक्स कर रही थीं और गीत गा रही थीं। स्वागतम स्वागतम कहता है मेरी सांसों का जीरो बम स्वागतम। क्या हसीन रक्स था, क्या हसीन मौसीकी थी जो शिल्पी के जज्बात की तर्जमान थी। और शिल्पी क्या से क्या हो गई थी। उसने मेरे लिए बनने संवरने की इंतहा कर दी थी। बनना संवरना तो बाद की बात है, पहले तो उसने उपटन से मल मल कर सर से पांव तक अपने बदन की मुफलसी दूर की थी और इसे दौलत की तरह चमकाया था। फिर संदल के पानी से बदन के शहर को खुशबुओं से महकाया था। इसके बाद ताजा और खालस दूध के हौज में भीगती रही थी और सोचती रही थी कि बचपन से आज तक किसी बच्चे ने या माँ बाप ने भी उसे हाथ लगाया हो तो इसका निशान धुल जाए। मेरे उजले कोरे और कमारे बदन पर सिर्फ मेरे देवता की उंगलियों के निशान और इसके छूने का इल्जाम रहे। इस कदर एहतमाम के बाद वो हसीन नजारे का सही मफहूम अदा कर रही थी। इसके चेहरे की असल सबाहत, आंखों की चमक, लहू का तबस्सुम, बदन का निखार और ताजगी पुकार रही थी। मुझे यूं लग रहा था वो मकनातीस है और मैं खिंचा जा रहा हूँ। वो मेरे आगे आगे रक्स करती जा रही थी। दासियों के हाथों में फूलों से भरे हुए थाल थे। वो रक्स के दौरान थालों में से फूल ले लेकर मेरे रास्ते में बखेरती जा रही थी। उसने मुझे फूलों पर चलाते हुए, खुशबू लुटाते हुए एक बड़े से शाहाना तर्ज के कमरे में पहुंचा दिया। उसने अब तक एक लफ्ज भी जुबान से अदा नहीं किया था, सिर्फ अपनी अदाओं और रक्स के नर्त और बाहों के जरिए दिली जज्बों और मुसर्रतों का इजहार करती आ रही थी। वो मुझे कमरे में छोड़कर चली गई। दासियों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया, मुझे पकड़कर एक कुशन पर बिठाया, मेरे जूते, जुराबें और लिबास उतारने लगी। इसके बाद हमाम में छोड़कर चली गई। मैंने गुस्ल वगैरह से फारग होकर लिबास तब्दील किया। हमाम से बाहर आया तो दासियों ने फिर मुझे घेर लिया। मैं उनके दरमियान कमरे से बाहर आया। वो मुझे छेड़ती और हंसती बोलती जा रही थी। सच तो ये है कि इस माहौल में मैं अपनी थकन भूल गया। शिल्पी ने इतनी खूबसूरती से इस्तकबाल किया था कि मैं सिर्फ इसी को सोच रहा था, सिर्फ उसे ही देखना चाहता था। दासियों ने मुझे एक दरवाजे पर लाकर छोड़ दिया, फिर हंसती हुई चली गई। मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो यूं लगा जैसे मैं किसी रानी महारानी की ख्वाबगाह में पहुंच गया हूं। कदमों तले कालीन ऐसा दबीज था कि चलते वक्त पांव डूब डूब जाते थे। ख्वाबगाह के वस्त में एक दायरा नुमा स्टेज था। इस स्टेज पर एक शाहाना तर्ज का पलंग था। एक आसमानी रंग की खुशनुमा झालर छत के फानूस से झूलती हुई पलंग के एतराफ फैल गई थी। इस पलंग पर शिल्पी दासन बनी सर झुकाए बैठी थी। वो दायरा नुमा स्टेज बहुत आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा था। पलंग घूम रहा था, सुर्ख जोड़े में दुल्हन घूम रही थी, मेरी आरजुओं को चक्कर दे रही थी, मेरे जज्बात को चक्कर पर चक्कर आ रहे थे। मैं स्टेज पर आ गया। इस ख्वाबगाह में देखने को बहुत कुछ था, मगर ये आंखें सिर्फ शिल्पी को देखना चाहती थी। मैं पलंग पर उसके सामने आकर बैठ गया। वो घूंघट में छुपी हुई थी। उसने रूबरू आकर इस्तकबाल किया था। मेरे सामने रक्स करती रही थी और अब छुप गई थी। कहते हैं कि हुस्न एक बार जलवा नुमा हो तो फिर उसे देखने की पहली जैसी तलब नहीं रहती, मगर यहाँ मामला बरक्स था। उसे एक बार नए रूप में देखकर प्यास और बढ़ गई थी। मैंने घूंघट को उठाना चाहा और उसने हाथ पकड़ लिया। मैंने हिनाई हाथों को थामकर इन्हें मोहब्बत से सहलाया। वो हाथ, वो उंगलियां जैसे मक्खन से तराशी गई थी। मैंने कहा, शिल्पी, तुमने मुझे हुस्नो जमाल की ख्वाब सी दुनिया में पहुंचा दिया है। ऐसा अंदाज मैंने पहले कभी नहीं देखा। तुमने अपने पास आने से पहले ही मुझे सहरज़दा कर दिया है। पता नहीं तुम्हारे घूंघट उठा लेने पर दीवानगी का क्या आलम होगा। मैंने घूंघट को थाम लिया, आहिस्ता आहिस्ता उठाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता चेहरा तलू होने लगा, लेकिन पूरी तरह तलू होने से पहले ही अचानक तारीकी छा गई। आंखें फिर प्यासी रह गईं। मैंने कहा, ये क्या मुसीबत है। घूंघट उठाया तो अंधेरे ने छुपा लिया। उसकी मुतरन्नम हंसी सुनाई दी। इसके साथ ही हल्की नीली रोशनी इस ख्वाबगाह को और दुल्हन को पुरअसरार बनाने लगी। फिर वो नीली रोशनी गुम हो गई। सुर्ख रोशनी शिल्पी के चेहरे को सुर्ख गुलाब बनाने लगी। उसने खुद को मेरे सामने पेश करने का कैसा रोमानी और जज्बाती अंदाज
अंदाज इख्तियार किया था। रंग बदलती हुई धीमी रोशनी में उसका हसीन चेहरा कभी सुलगता था और कभी बुझता था और बुझकर मुझे और भड़काता था। मैं अपनी दास्तान में बहुत ज्यादा रोमानियत पेश कर रहा हूँ। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया, लेकिन मेरे साथ भी ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये जरूरी है कि मेरे साथ ख्वाह रंगीन बात हो या संगीन, जब वो इतनी तफसील से होती है तो उसके पीछे कोई जबरदस्त नई मुसीबत मेरा इंतजार करती रहती है। चलिए मैं इस नई आफत की तरफ आता हूँ जो मेरी नादानिस्तगी में मुझे चारों तरफ से जकड़ रही थी। तकरीबन 2 घंटे बाद मैं मोहब्बत की आगोश में सो रहा था। अच्छी खासी थकन के बाद नींद आ गई थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मेरी आंख खुल गई। शिल्पी ने कहा, आप आराम करें, मैं देखती हूँ। वो पलंग से उतरकर दरवाजे तक गई, फिर उसे खोल दिया। जानकी बाई खड़ी हुई थी। वो घबराई हुई सी बोली, देवी जी गजब हो गया, फौज ने हमारे महल को चारों तरफ से घेर लिया है। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। फौरन ही चंद्रबान के पास पहुंचकर पूछा, क्या आप जानते हैं कि फौज ने हमारे महल को घेर लिया है? अभी चंद मिनट पहले जानकी बाई ने ट्रांसमीटर के जरिए मुझे इतला दी है। मैं हैरान हूँ। परेशानी ये है कि आप पहचाने न गए हों। अगर मेरी असलियत से जाहिर करने के लिए ये इकदाम किए गए हैं तो भारतीय इंटेलिजेंस की तारीफ करना होगी। मौजूदा सूरत में मेरे खास लोग मुझे नहीं पहचान सकेंगे, फिर ये कैसे पहचान रहे हैं? फरहाद साहब, मैं महल तक पहुंचने ही वाला हूं। फौजी अफसरान से गुफ्तगू करूंगा, आप सुनते रहेंगे। जब तक असल मामला समझ में न आए आप महल से न निकलें। शिल्पी दरवाजा बंद करके मेरे पास आ गई। वो बेहद परेशान और घबराई हुई थी। मेरे कदमों से लिपट कर बोली, ये क्या हो रहा है? आप अभी मेरी जिंदगी में आए और अभी दुश्मन आ गए। क्या मुसरतों की उम्र इतनी कम होती है? मैंने उसे कदमों से उठाकर धड़कनों से लगाया, फिर कहा, यही मेरी जिंदगी है, यही मेरा नसीब है। इसीलिए मैं किसी मोहब्बत करने वाली को अपनी जिंदगी में नहीं आने देता। अब तुम भी मेरे साथ परेशानियों और मुसीबतों में मुब्तला रहोगी। ये तो मेरी खुश नसीबी होगी कि बुरे वक्त में भी आप मुझे अपने साथ रखेंगे। मैं आप पर आने वाली मुसीबतों को अपने सर ले लूंगी। मैंने कहा, अभी मुसीबत की इतला आई है, मुसीबत नहीं आई है। तुम जरा खामोश रहो, मैं ख्याल ख्वानी के जरिए मालूमात हासिल कर रहा हूँ। चंद्रबान पहुँच गया था। अपनी कार से उतरकर एक फौजी ऑफिसर के सामने आकर खड़ा हो गया था। कह रहा था, मेरा नाम चंद्रबान है, मैं बम्बई कॉटन एंड टेक्सटाइल मिल का मालिक हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस महल का मुहासरा क्यों किया जा रहा है? फौजी अफसर ने उसे सर से पांव तक देखते हुए कहा, अच्छा तो आप हैं वो चंद्रबान जिसका जनरल मैनेजर कादर खान इस महल में अय्याशी कर रहा है। अफसर ने फौजी जवानों को देखते हुए कहा, मिस्टर बान को हिरासत में ले लो और फौजी बैरक के लॉकअप में पहुंचा दो। चंद्रबान ने हैरानी से पूछा, आप मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं? मैं एक मुअज़्ज़ज़ शहरी हूँ, सरकार को सालाना लाखों रुपए टैक्स की सूरत में अदा करता हूँ। आप मेरी नेक नामी के पेश नजर ऐसा नहीं कर सकते। अगर पुलिस वाले आपको गिरफ्तार करते तो आप ऐसा कह सकते थे। जब फौज किसी मामले में मुदाखलत करे तो समझ लीजिए कि वजारत दाखिला की तरफ से अहकामात जारी किए गए हैं। फॉर योर इंफॉर्मेशन, आप जमानत पर भी रिहा नहीं हो सकेंगे। मैंने सोच के जरिए कहा, मिस्टर बान, मैं अफसर के दिमाग में पहुंचकर मालूमात हासिल करता हूं, लेकिन ये फौजी अगर मुझे फरहाद समझकर मुहासरा करने आए हैं तो यकीनन ये बोलने वाला अफसर योगा का माहिर होगा। मेरे ख्याल ख्वानी करते ही सांस रोक लेगा। इस तरह एक तो कुछ मालूम न हो सकेगा, दूसरे इनका शुबा यकीन में बदल जाएगा कि महल में फरहाद ही है। चंद्रबान ने अपने तौर पर मालूमात हासिल करने के लिए अफसर से कहा, आप कम अज कम मेरा जुर्म ही बता दें। अफसर ने तंजिया अंदाज में कहा, आप कम अज कम कादर खान की असलियत बता दें। वो डीठ बनकर बोला, कादर खान को मैं पिछले 4 बरसों से जानता हूँ। वो मेरा जनरल मैनेजर है और उसकी असलियत क्या हो सकती है? क्या आप उस पर गैर मुल्की जासूस होने का शुबा कर रहे हैं? अफसर ने जवाब नहीं दिया। फौजी जवान उसके इशारे पर चंद्रबान को वहां से ले जाने लगे। इसने कहा, फरहाद साहब, आप फौरन मास्कमैन को इतला दीजिए। मैंने कहा, सब ठीक हो जाएगा, आप इत्मीनान रखें। क्या आप समझते हैं कि इस मुहासरे से निकल जाएंगे? बहुत मुश्किल है। अगर इन्हें यकीन हो चुका है कि मैं फरहाद हूँ तो ये मुझे पहली फुर्सत में खत्म कर देंगे या सख्त पहरे में कैदी बनाकर रखेंगे। जो मुसीबत आने वाली है वो तो आएगी। मैं इन हालात में परेशान नहीं होता, लिहाजा आपको भी मुतमिन रहने का मशवरा दे रहा हूँ। मैंने मास्कमैन से राब्ता कायम करके तमाम हालात बताए। इसने कहा, फरहाद साहब, ये बात वाज़ेह नहीं हुई है कि आप पहचान लिए गए हैं। अगर ये फौजी कार्रवाई आपके खिलाफ होगी तो मैं आला सतह पर भारतीय हुकूमत से राब्ता कायम करूंगा। आप असल बात मालूम करने की कोशिश करें। शिल्पी का एडवाइजर तिलक राम एक दूसरे फौजी अफसर से बातें कर रहा था।
था। इसके जवाब में अफसर कह रहा था, हम एक ही बात जानते हैं कि इस महल से न किसी को निकलने दिया जाएगा, न किसी बाहर वाले को अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन जनाब, हमारा कसूर क्या है? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमें उस शख्स की जरूरत है जो कादर खान के नाम से यहाँ मौजूद है। मैंने सोचा ख्वाब बात उलझती जा रही है, ये कादर खान को गिरफ्तार करने आए हैं मगर सिर्फ महल का मुहासरा कर रहे हैं, अंदर नहीं आ रहे हैं। पता नहीं ये क्या चाहते हैं। अब मुझे किसी के दिमाग में पहुंचने का खतरा मोल लेना चाहिए। मैं दूसरे अफसर के दिमाग में पहुंच गया। उसने सांस नहीं रोकी, उसे पता भी ना चला। उसकी सोच कह रही थी, कादर खान के बेस में फरहाद अली तैमूर है, इसे गिरफ्तार करना आसान नहीं है, शायद इसीलिए हमें अंदर जाने से मना किया गया है। इस सिलसिले में यकीनन कुछ जरूरी इंतजामात किए जा रहे होंगे। मैंने उसकी सोच में कहा, अगर महल के अंदर फरहाद है तो ऐसे अफसरान को यहाँ भेजना चाहिए जिनके दिमाग में फरहाद ना आ सके। उसकी सोच ने कहा, सब योगा के माहिर नहीं होते, हमारे साथ आने वाले सिर्फ एक अफसर सांस रोक लेता है। ये मुहासरा करने वाला फौज उसी के हुक्म की तामील कर रही है। फरहाद हमें ट्रैप करके कुछ हासिल नहीं कर सकेगा। बात समझ में आ गई। मैंने मास्कमैन और चंद्रबान को बता दिया। मास्कमैन ने कहा, पहले मैं अपने जराये इस्तेमाल करूंगा, अगर आपको वहाँ से निकालने में नाकाम रहा तो सरकारी जराये इख्तियार करूंगा। मैंने दिमागी तौर पर हाजिर होकर शिल्पी से कहा, मुझे अपने तौर पर यहाँ से फरार का रास्ता ढूंढना होगा। वो बोली, क्या आप मुझे छोड़ जाएंगे? मैंने उसे पकड़ लिया। जुबान से कहने की जरूरत नहीं थी, मेरे अंदाज ने बता दिया, इसे छोड़ नहीं सकता, दुश्मनों के नरगे में भी छोड़ नहीं सकता। फिर जमाना मर्द की पहचान यही है कि वो दुश्मनों के सामने नहीं, औरत के सामने हथियार डालता है। थोड़ी देर बाद शिल्पी ने कहा, तारीखी महलों में चोर दरवाजे हुआ करते थे, क्या इस महल में चोर रास्ता हो सकता है? मैं फौरन उठकर बैठ गया। मेरी जान, क्या नुक्ता बयान किया है तुमने। ये जिस तरह का महल है, यहाँ चोर रास्ता भी होना चाहिए, मगर तलाश करने में कितना वक्त लगेगा और वो मुहासरा करने वाले किसी वक्त भी अंदर आ सकते हैं। मैं अभी मिनटों में सुराग लगाऊंगा, अब जरा खामोश रहो। मैंने ख्याल ख्वानी की परवाज की और उस सेठ के दिमाग में पहुंच गया जो पहले इस महल का मालिक था। उसे भी फौजी बैरक के लाकअप में बंद कर दिया गया था। उससे सवालात किए गए थे, बताओ एक ही दिन में महल का सौदा कैसे हो गया? दूसरा सवाल था, शिल्पी मल्होत्रा को कब से जानते हो? आखिरी और अहम सवाल था कि क्या इस महल के अंदर से कोई फरार का रास्ता है? सेठ ने जवाब दिया, हम कारोबारी लोग हैं, जो महल मैंने 50 लाख में बनवाया, इसके 70 लाख मिल गए। आप एक दिन की बात करते हैं, हम ऐसा सौदा चुटकी बजाकर कर लेते हैं। मैं किसी शिल्पी मल्होत्रा को न पहले जानता था, न सौदा होने के बाद जानता हूँ। हम गाहक को इसके चेहरे से नहीं, उसकी जेब से याद रखते हैं। सेठ ने साफ इनकार कर दिया कि महल में कोई चोर रास्ता नहीं है। यहाँ उसने गलत बयानी से काम लिया था, क्योंकि वो चोर रास्ता उसकी अपनी मौजूदा कोठी तक जाता था। लाखों रुपए की स्मगलिंग का माल इसी रास्ते से खुफिया गोदाम में पहुंचता था। मैंने शिल्पी से कहा, उठो चलने की तैयारी करो, चुपचाप जानकी बाई को बुलाकर ले आओ। वो चली गई। मैं सेठ के दिमाग से चोर रास्ते की तफसीलात मालूम करने लगा। जानकी बाई आ गई। वो रेड पावर में बड़ी अहमियत रखती थी। मैंने पूछा, क्या एडवोकेट तिलक राम भी रेड पावर से तल्लक रखता है? यहाँ ऐसे कितने लोग हैं? सिर्फ मैं हूँ। महल के तमाम खिदमतगारों से कह दो वो बड़े हाल में जमा हो जाएं। मैं यहाँ से दूसरी ख्वाबगाह तक रास्ता साफ चाहता हूँ, हमें इधर जाते हुए कोई दूसरा न देख सके। जब वो लोग बड़े हाल में चले जाएं तो तुम दूसरी ख्वाबगाह में आ जाना। वो हुक्म की तामील के लिए चली गई। जब इसके दिमाग से पता चला कि रास्ता साफ है तो मैं शिल्पी के साथ ख्वाबगाह से निकला। दूसरी ख्वाबगाह में पहुंचने तक जानकी बाई भी आ गई। हम इस बेडरूम के एक स्टोर रूम में आए। वहाँ पुराना सामान एक दूसरे पर पड़ा हुआ था। वो किसी कबाड़िये का घर लग रहा था। हर चीज पुरानी थी। दीवार पर एक बाबा आदम के जमाने की घड़ी थी। यही घड़ी हमारे लिए अहमियत रखती थी। मैं एक टूटी फूटी कुर्सी पर चढ़कर घड़ी तक पहुंच गया। वो बंद पड़ी हुई थी। जानकी बाई ने पूछा, सर आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, हमें यहाँ से चोर रास्ता मिलेगा। मैं घड़ी के दोनों कांटों को 12 के हिस्से पर ले आया, फिर इसके पेंडोलम को पकड़कर जरा नीचे की जानब खींचा। दूसरी बार यही अमल दोहराया और पेंडोलम को दोबारा नीचे की जानब खींचा। तीसरी और आखिरी बार फिर दोनों कांटों को घुमाता हुआ 12 के हिस्से पर लाया। इसके साथ ही हल्की सी गड़गड़ाहट सुनाई दी। शिल्पी और जानकी बाई ने चौंक कर देखा। पुराना फर्नीचर जो एक दूसरे पर पड़ा हुआ था वो इसी हालत में एक तरफ सरकने लगा। स्टोर रूम के फर्श में छोटा सा खला पैदा हो गया था। मैंने कुर्सी से उतरते हुए कहा, चलो नीचे उतरो। अंदर रोशनी थी। इस खला से एक सीढ़ी तय
तहखाने में जा रही थी। पहले जानकी बाई अंदर गई, फिर शिल्पी, इसके बाद मैं सीढ़ी पर आया। हाँ, एक आहनी चक्कर था, मैंने उसे घुमाया तो वो खुलापुर हो गया। अब कोई भी स्टोर रूम में आएगा तो वहाँ का फर्श मुकम्मल मिलेगा और इस पर पुराना फर्नीचर एक दूसरे पर पड़ा दिखाई देगा। हम जीने से उतरकर तहखाने में पहुँच गए। वहाँ बड़ी बड़ी पेटियों में मुख्तलिफ साइज का सोना भरा हुआ था। सेठ ने सोचा था महल को फरोख्त करने के बाद अपने एक खास राजदार के साथ रात को तहखाने में आएगा और सीढ़ी के ऊपर इस चक्कर को नकारा बना देगा, जिसके बाद स्टोर रूम के फर्श में कभी खिलाफ पैदा नहीं होगा और महल की नई मालका शिल्पी को इस दीवारी घड़ी का मैकेनिज्म कभी समझ में नहीं आएगा। लेकिन सेठ रात को तहखाने तक ना आ सका। आधी रात से पहले ही फौजियों ने उसे हिरासत में ले लिया था और अभी तक वो कैदी बना हुआ था। मैंने शिल्पी से कहा, इन पेटियों में लाखों रुपए का सोना है। वो मेरे बाजू को थाम कर मुस्कुराते हुए बोली, पहले लाखों रुपए के जिक्र ने हैरानी होती थी, अब तो मैं इस फरहाद की हूँ जिसके कदमों में दुनिया जहान की दौलत पड़ी रहती है। ये मुबालगा नहीं है, टेलीपैथी सारी दुनिया की तिजोरियां खाली कर सकती है। लेकिन मैंने कभी अपने लिए दौलत हासिल नहीं की, कभी जरूरत महसूस नहीं की। जब तमाम खजाने अपने हों तो लालच अक्सर खत्म हो जाता है। शिल्पी को भी वो लाखों रुपए का सोना कचरा लग रहा था। वहाँ एक अलमारी में कई गैस मास्क, टॉर्च लाइट और जहरीली कीड़े मार दवाएं रखी हुई थी। मैं शिल्पी को गैस मास्क पहनाने लगा। जानकी बाई ने पूछा, हम यहाँ से कहाँ निकलेंगे? अब हम एक सुरंग में दाखिल होंगे। ये सुरंग हमें एक शानदार बंगले तक पहुँचाएगी। वो बंगला इसी सेठ का है जिससे शिल्पी के लिए महल खरीदा गया है। क्या मैं ट्रांसमीटर के जरिए अपने मातहत से कह दूं कि सेठ रोडीमल के बंगले के पास हमारे लिए गाड़ी पहुँचा दी जाए? ऐसी गलती ना करना, फौज के जासूस खुफिया ट्रांसमीटर पर होने वाली गुफ्तगू कैच कर लेते हैं। हमने गैस मास्क अपने चेहरों पर चढ़ा लिए, एक एक टार्च और स्प्रे करने वाली दवाएं ली। अगर सुरंग में दुश्मनों से सामना होता तो वो भी गैस मास्क में होते, वो कुछ बोल ना सकते। मैं इनकी आवाज और लहजे को ना सुन सकता, लिहाजा इनसे निपटने के लिए एक रिवॉल्वर और कुछ कारतूस रख लिए। इसके बाद हम सुरंग में दाखिल हो गए। एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि फौजियों ने या भारत की इंटेलिजेंस ने किस तरह मेरा सुराग लगा लिया। चंद्रबान ने मुझे बम्बई से मद्रास तक पहुंचाने में बड़ी एहतियात और दानिशमंदी से काम लिया था। अगर इंटेलिजेंस वालों को कादर खान पर शुबा होता तो वो इसे स्मगलर या गैर मुल्की एजेंट समझते जो अपनी महबूबा के लिए 73 लाख का महल खरीदता है। मगर इन्होंने कादर खान को फरहाद कैसे समझ लिया? मैं ज्यादा तवज्जो से इस मसले पर गौर नहीं कर सकता था क्योंकि सुरंग से गुजरता जा रहा था। वहाँ जहरीले कीड़े मकोड़े और खरगोश के साइज के चूहे सामने आ रहे थे। हम दवा स्प्रे करते थे तो मर जाते थे या कतरा कर निकल जाते थे। तकरीबन 2 मील तक चलने के बाद फिर हम एक तहखाने में पहुंचे। मैंने सेठ के दिमाग से मालूम किया था कि शिल्पी के महल और सेठ क्रोडीमल के बंगले के दरमियान 3 तहखाने थे। हम अभी दूसरे दरमियानी तहखाने में पहुंचे थे। हमने गैस मास्क उतार दिया, दूसरे तहखाने की अलमारी खोलकर दूसरे गैस मास्क और टार्च वगैरह निकाली, फिर पूरी तरह लैस होकर दूसरी सुरंग में दाखिल हो गए। मेरा ख्याल था कि सेठ के कारिंदों से सामना होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। सुरंग में कोई नजर नहीं आया, लेकिन आखिरी तहखाने में पहुंचकर इनसे सामना हो गया। इस तहखाने की सीढ़ियां चढ़ते हुए हम सेठ क्रोडीमल के शानदार बंगले में पहुंच सकते थे, लेकिन वहां 4 जबरदस्त कादावर और शहज और गुंडे नजर आ रहे थे। इन्होंने हमें शदीद हैरानी से देखा। इनके ख्याल के मुताबिक हम आसमान से टपक पड़े थे, वरना इस तहखाने तक किसी का गुजर नहीं हो सकता था। इनमें से एक ने रिवॉल्वर तान कर पूछा, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? मैंने बाकी 3 की जानब देखते हुए कहा, अगर यही सवाल तुम्हारे तीनों साथी करेंगे और अपनी जुबान खोलेंगे तो मैं जवाब दूंगा। वो सवाल करने वाला मुझे गाली देना चाहता था। इससे पहले दूसरे ने पूछा, हमारे सवाल करने से क्या फर्क पड़ता है? पहले सवाल करने वाले ने मेरा निशाना लिया। मैंने इसके हाथ से रिवॉल्वर को उछाल दिया। वो रिवॉल्वर मेरे हाथ में आ सकता था, लेकिन मैंने इसे फर्श पर गिरने दिया। वो जल्दी से रिवॉल्वर की जानब लपका, फर्श पर झुका, मगर इसे उठाने से पहले ही दूसरे साथी ने इसके मुंह पर ठोकर मारी। फिर इसने मेरी मर्जी के मुताबिक कहा, जिसे रिवॉल्वर पकड़ना नहीं आता उसे ठोकर मारना चाहिए। तीसरे साथी ने तअज्जुब से कहा, तुम अपने ही साथी को मार रहे हो, दिमाग तो दुरुस्त है। मैंने इसका दिमाग दुरुस्त किया, इसे चौथे साथी की पिटाई पर मजबूर किया। शिल्पी ने हैरानी से कहा, ये तो आपस में लड़ रहे हैं,
हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। इसकी समझ में नहीं आया कि ये टेलीपैथी का कमाल है। इस वक्त वो और हैरान हुई जब वो चारों बदमाश अपना अपना रिवॉल्वर इसके हाथ पर लाकर रखने लगे और कहने लगे, देवी जी आप इन्हें संभाल कर रखें, आपका आदमी निहत्था है, हम भी निहत्थे लड़ेंगे। वो चारों खाली हाथ मेरे मुकाबले पर डट गए। मैंने कहा, शिल्पी रिवॉल्वर इस्तेमाल न करना, इन सब को पेटियों के पीछे फेंक दो। इसे यकीन नहीं था कि मैं इन हटे कटे सब बदमाशों से तनहा लड़ सकूंगा। वो बुरे वक्त के लिए रिवॉल्वर रखना चाहती थी, वो फर्मा बरदार भी थी, मेरे हुक्म के खिलाफ सोचना भी नहीं चाहती थी। इसने 3 रिवॉल्वर पेटियों के पीछे फेंक दिए, एक छुपा कर रख लिया। आखिर मेरी हिफाजत के लिए कुछ न कुछ करना इसका फर्ज था। हमारे दरमियान जूडो कराटे का मुजाहरा हो रहा था। इनका एक आध हमला कामयाब होता था, मैं मार खाता था मगर इनके भी होश उड़ा देता था। जानकी बाई ने कहा, इनसे उलझने की जरूरत ही क्या है, इन्हें आराम से गोली मारकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। इस वक्त तक मैंने एक को जोडो के दाव पर लाकर यूं फेंका था कि वो बारी पेटियों से जाकर टकराया। वो पेटियां इस पर गिरती गईं, इसकी चीखें सुनाई दे रही थीं। वो इनके बोझ तले दबकर रह गया था। दूसरे ने चाकू निकाल लिया था। ऐसे वक्त मजबूर होकर मुझे भी टेलीपैथी का हथियार इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके हाथ में चाकू देकर शिल्पी की चीख निकल गई। वो रिवॉल्वर इस्तेमाल करना चाहती थी, इससे पहले ही एक का चाकू दूसरे साथी के जिस्म में व्यवस्थ हो गया। इसने घबराकर खून आलूद चाकू को देखा, फिर गुस्से से मेरा निशाना लेना चाहा। मैं एक तरफ हट गया, वो चाकू फजा में सनसनाता हुआ गया और चौथे साथी के सीने में व्यवस्थ हो गया। इस तरह 3 खत्म हो गए, आखिरी रह गया। मैंने इसके सीने से चाकू निकालकर जानकी बाई के हाथ में देते हुए कहा, इसे रखो, रामपुर का चाकू है। वो परेशान होकर बोली, आप खतरात से क्यों खेल रहे हैं? मैंने कहा, ये लहू गर्म रखने का एक बहाना है। ऐसे मेहरबान मेरी जिंदगी में ना आए तो मुझे आराम फरमाते फरमाते जंग लग जाएगा। आखिरी शख्स ने खौफ से पीछे हटते हुए पूछा, ए भाई तुम कौन हो, क्या चाहते हो? इस तय खाने में कहां से टपक पड़े हो? क्या मुझे भी मार डालोगे? तुम खुद फैसला करो, तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ना चाहिए। मैं तुम्हारे काम आऊंगा, हमेशा कुत्ते की तरह वफादार रहूंगा। मैंने ऊपर जाने वाले एक जीने को देखकर कहा, मुझे मालूम है ये जीना हमें सेठ के बंगले में पहुंचाएगा। ये बताओ अभी बंगले में कितने अफराद हैं? बंगले में सेठानी जी अपनी बेटी के साथ रहती हैं, मगर जिस दिन हम यहाँ माल लेकर आते हैं उस दिन वो बेटी के साथ दूसरे बंगले में चली जाती हैं। अभी वो बंगला बिल्कुल खाली है, सेठ हिरासत में है। क्या इस बंगले को पुलिस या फौज ने अपनी नजर में नहीं रखा होगा? वो बंगला इस सेठ के नाम नहीं है जो गिरफ्तार हो गया है। इस बंगले का मालिक दूसरा पार्टनर धनराम है। पुलिस इस पर शुबा नहीं कर सकती क्योंकि वो शिक्षा मंत्री हैं। ऐसा कितने ही तरक्की पजीर मुल्कों में होता है। कौम के बच्चों को तालीम दिलाने, अवाम को बिजली पानी और खुराक की सहूलतें पहुँचाने वाले वजीर सोने और जहरीली दवाओं के स्मगलर और काले धंधों के व्यापारी होते हैं। मैंने पूछा, अगर किसी वजह से तुम लोग तय खाने में फंस जाओ या ऊपर कोई खतरा दरपेश हो तो तुम लोगों को सिग्नल कैसे मिलता है? इसने अलमारी के पास वाली दीवार के पास जाकर कहा, हम ये बटन दबाते हैं, ऊपर बंगले के अंदर घंटी बजती है, जैसे कोई बाहर से मिलने आया हो। मगर हमारे सेठ और इसके खास कारिंदे हमारा इशारा समझ लेते हैं, जवाबन घंटी बजाकर इशारा देते हैं कि खतरा नहीं है। हम कोड सिस्टम से घंटी का बटन मुख्तलिफ अंदाज में दबाते हैं जिसके मुख्तलिफ मानी होते हैं। अभी मालूम करो क्या ऊपर खैरियत है? इसने मालूम किया, जवाब मिला खैरियत है। इसके दिमाग से पता चला ऊपर बंगले में सेठ का सिर्फ एक करिंदा है। मैंने कहा, तुम जा सकते हो, मैं देखना चाहता हूँ तुम वफादार रहोगे या नहीं। मैं ऊपर जाते ही इस कारिंदे को खत्म कर दूंगा ताकि वो आप लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई न कर सके। तुम हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो करना चाहो कर सकते हो, अब जाओ। वो जीने पर चढ़ते हुए जाने लगा। शिल्पी और जानकी बाई अपने अपने हाथों में हथियार देख रही थी जो मेरे किसी काम नहीं आए थे। फिर शिल्पी ने रिवॉल्वर को फेंक दिया, मेरे गले में बाहें डालकर बोली, मुझे यकीन हो गया है आप देवता हैं, आपको कोई इंसान हाथ भी नहीं लगा सकता। मैं कितनी खुश नसीब हूँ, मेरा दिल आपके सीने से लगकर धड़कता है। हाय, मैं तो मगरूर होती जा रही हूँ। जो वो शख्स जो ऊपर गया था अपनी बात का धनी निकला। इसने बंगले में रहने वाले करिंदे को मारकर हमारे लिए रास्ता साफ कर दिया। हम ऊपर आ गए। बहुत ही खूबसूरत बंगला था, खिड़कियां और दरवाजे बंद थे ताकि यही जाहिर हो कि इसके मकीन इसे मुकफ्फल करके कहीं गए हैं। मैंने ड्राइवर संतू के दिमाग में पहुंचकर देखा, वो महल से दूर इस कार में बैठा सोच रहा था, बान साहब गिरफ्तार हो गए, कादर साहब महल के अंदर गिरफ्तार होने वाले हैं, मुझे क्या करना चाहिए? इसने खुद से सवाल किया और खुद ही जवाब दिया, मुझे इंतजार करना चाहिए। अगर मेरे अंदाजे के मुताबिक कादर साहब टेलीपैथी जानते हैं तो फिर ये साहब यकीनन फरहाद साहब हैं, और मैंने सुना है कि ये साहब
आप जहरीले सांपों के बिल से भी जिंदा सलामत निकल आते हैं। मैंने कहा तुम दुरुस्त सोच रहे हो, वो साहब अभी तुम्हारे दिमाग में बोल रहे हैं। वो फौरन ही सीधा होकर बैठ गया, एक हाथ से सर को थाम कर सोचने लगा, क्या सचमुच वो साहब मेरी खोपड़ी में बोल रहे हैं? हाँ, तुम्हें यकीन दिलाने के लिए अभी तुमसे कुछ उल्टी सीधी हरकतें कराऊंगा, सोच लोग चुपचाप बैठे रहोगे। वो इरादा करने के बावजूद खामोश बैठा न रह सका, अपना एक जूता उतार कर सूंघने लगा, फिर बोला, मुझे मिर्गी नहीं है, फिर जूता क्यों सूंघ रहा हूँ? मुझे तो ये जूता अपने सर पर मारना चाहिए। मैंने इसके दिमाग को आजाद छोड़ा। इसने जल्दी से कहा, अरे नहीं साहब नहीं, आपने जूता सूंघाया, मुझे अकल आ गई। आप जूता मारने पर मजबूर करेंगे तो अकल चली जाएगी। हुक्म दीजिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने सेठ धनराम के बंगले का पता बताकर कहा, फौरन चले आओ, मैं शिल्पी के साथ ये शहर छोड़ना चाहता हूँ। इसने गाड़ी स्टार्ट की, फिर तूफानी रफ्तार से ड्राइव करते हुए बोला, इसका मतलब आप महल में कैद नहीं हैं। कमाल है साहब, आप हवा की तरह बंद मुट्ठी से निकल जाते हैं। तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। देखो, बंगले में ना आना, जरा दूर हमारा इंतजार करना। तो हुक्म साहब, आप दिमाग में ऐसे बोलते हैं जैसे टेलीफोन बोलता है। आपने देर कर दी साहब, पहले ही टेलीपैथी इजाद कर देते तो टेलीफोन कभी इजाद ना होता और ना ही सैकड़ों और हजारों रुपए का बिल आता। मैंने इसे बकवास करता छोड़कर अपनी जगह हाजिर हुआ। जानकी बाई ने पूछा, हम यहाँ कब तक रहेंगे? गाड़ी आ रही है, तुम कहाँ जाना चाहोगी? मैं आप लोगों के लिए वक्फ हूँ, हम अभी मुखालफीन से छुपते फिरेंगे, तुम अलग रास्ता इख्तियार करो, जैसी आपकी मर्जी। वैसे कल से आज तक आपकी खिदमत करते हुए मैंने तिलस्मात की एक नई दुनिया देखी है। आप जादू नहीं जानते मगर जादूगर हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर कभी आपकी खिदमत के लिए हाजिरी दे सकूं। मुझे शिल्पी की देखभाल के लिए मुस्तकिल तुम्हारी जरूरत होगी। आइंदा मैं बुलाऊं तो जानकी बाई के रूप में न आना। आप इत्मीनान रखें, मुझे मेकअप में महारत हासिल है। मैंने मास्कमैन से कहा, मैं इनके मुहासरे से निकल आया हूँ। बॉस चंद्रबान का कायम मुकाम कौन है आपको जानकी बाई से मालूम हो जाएगा। अब चंद्रबान बॉस का रोल अदा नहीं कर सकेगा। आप इसके लिए क्या करना चाहते हैं? आप इसकी फिक्र न करें, वो खुद अपना मुकदमा लड़ेगा। मैंने जानकी बाई से कहा, मैं बॉस चंद्रबान के कायम मुकाम की आवाज सुनना चाहता हूँ। वो टेलीफोन के पास गई, रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए, फिर थोड़ी देर बाद बोली, हेलो नीलम भवानी, मैं देवी बोल रही हूँ। हमारा सूरज बादलों से निकल आया है, इसकी किरणें तुम्हारे पास पहुँचने वाली हैं। इन किरणों को अपनी मधुर आवाज में पुकारो। मैंने जानकी बाई के जरिए नीलम भवानी की सुरीली आवाज सुनी। वो कह रही थी, सूरज आखिर गरूब है, देर तक बदलियों में कैद नहीं रहता, मैं इसकी किरणों से अपने घर में जाला करना चाहती हूँ। मैं जानकी बाई को इशारे से रिसीवर रखने के लिए कहकर ख्याल ख्वानी की परवाज करता हुआ नीलम भवानी के पास पहुँच गया। वो एक बड़े से सोफे पर पाँव फैलाए बैठी थी। एक मुलाजिम इसके पाँव की उंगलियां चटखा रहा था, दूसरा मुलाजिम मोर का एक पर थामे इसके पीछे खड़ा था और इसकी गोरी उजली गर्दन को मोर पंख से होले होले सहला रहा था। इसे गुदगुदी अच्छी लगती थी। फुर्सत के वक्त कितने ही मुलाजिम हाथों में मोर पंख लिए इसके बदन को सहलाया करते थे। वो अपने हाथ सिर्फ मर्द मुलाजिम रखती थी। वो मुलाजिम कम अज कम ग्रेजुएट होते थे। बेरोजगारी ऐसे तालीम याफ्ता जवानों को इसके पास ले आती थी। किसी की तनख्वाह 5,000 रुपए से कम नहीं होती थी। नीलम भवानी को मर्द जात से सख्त नफरत थी। इसका दावा था कि वो बड़े से बड़े काबिल और शहज और मर्द को खरीद सकती है, उसे अपने कदमों में झुका सकती है, इससे जो काम चाहे ले सकती है। इसने पाँव की उंगलियां चटकाने वाले ग्रेजुएट नौकर से कहा, पाँव कुछ मैला लग रहा है, इसे साफ करो। इसने हुक्म सुनते ही जुबान निकाली, फिर एक कुत्ते की तरह चाट चाट कर इसका पाँव साफ करने लगा। वो सुरूर महसूस करते हुए सोच रही थी, हाय कैसी गुदगुदी हो रही है, कितना मजा आ रहा है, लेकिन ये फरहाद कहाँ है? अब तक मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? जानकी के कोडवर्ड से तो यही मालूम हुआ कि वो मेरी आवाज सुनकर पहुंचने वाला है। मैंने जानकी बाई से कहा, यह नीलम भवानी तो बहुत ही वाहियात औरत है, मर्दों से सख्त नफरत करती है और इनसे गैर इंसानी सलूक करती है। वो आपके साथ ऐसा करने की जुर्रत नहीं करेगी। मैं इसके चोर ख्यालात पढ़ चुका हूँ। उसकी पहली और आखिरी ख्वाहिश ये है कि मुझे अपना गुलाम बना ले। मेरे पास वक्त नहीं है, वरना इसे ऐसी किसी ख्वाहिश के काबिल न छोड़ता। क्या तुम दिल्ली के बास की आवाज सुना सकती हो? इसने रिसीवर उठाकर दिल्ली के एक कॉल बुक करवाई। एक्सचेंज से कहा गया, लाइन बहुत मसरूफ है, इंतजार करना होगा। दूर की कॉल के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। मैंने एक्सचेंज के ऑपरेटर के दिमाग को चाबी दी तो दूसरे ही मिनट में राब्ता हो गया। मैंने जानकी के जरिए इसकी आवाज सुनी, फिर इसके दिमाग में पहुंचकर कहा, हेलो मिस्टर राणा प्रताप, मैं फरहाद आपसे मुखातब हूँ। वो फौरन उठकर खड़ा हो गया, कहने लगा, जनाब ये मेरी खुश
नसीबी है कि आप मेरे दिमाग में आए। इसका मतलब है मुझे अपनी खिदमत का मौका देने वाले हैं। क्या आप दिल्ली आ रहे हैं? फिलहाल मद्रास शहर से निकलकर कहीं पनाह लेना चाहता हूँ। क्या आप यहाँ किसी करीबी शहर में मेरे लिए इंतजाम कर सकते हैं? मैं आपसे हजारों मील दूर हूँ। नीलम भवानी आपके लिए चश्मे ददन में इंतजाम कर सकती है। मैं चुड़ैलों से दूर रहता हूँ। मैंने राणा प्रताप को इसके चोर ख्यालात बताए। वो हंसने लगा। मैंने पूछा, ये हंसने की बात है जनाब फरहाद साहब, कभी फुर्सत मिले तो आप नीलम भवानी के चोर ख्यालात तवज्जो से पढ़ें। इसके अंदर एक बहुत अच्छी औरत छुपी हुई है। मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ, इसके अंदर की कुछ बातें जानता हूँ। आप तो ख्याल ख्वानी के जरिए इसकी पूरी हिस्ट्री मालूम कर लेंगे। अच्छी बात है, मैं इससे राब्ता कायम करता हूँ। अगर इसने मेरे सामने मलका आलम बनने की कोशिश की तो इसे म्यूनिसिपैलिटी के कचरा घर में पहुँचा दूंगा। मैं शिल्पी और जानकी बाई के साथ इस बंगले से बाहर आया। थोड़ी दूर पैदल चलकर ड्राइवर संतू के पास पहुँच गया। मैं और शिल्पी पिछली सीट पर बैठ गए। जानकी बाई ने कहा, मैं जा रही हूँ, जब भी जरूरत हो मुझे बुला लें। वो चली गई। संतू ने कार स्टार्ट करते हुए कहा, साहब आप पिछली रात की तरह पिछली सीट पर घंटों खामोश नहीं रह सकेंगे। मेरे घर का रिकॉर्ड भी जब बजता है तो बजता ही चला जाता है। कम वक्त बड़ा बतूनी था, इशारतन कह रहा था कि साथ में औरत हो तो रिकॉर्ड की तरह बजती रहती है, मर्द को खामोश नहीं रहने देती। मैंने कहा, तुम औरतों से ज्यादा बोलते हो। जाहिर है औरत ने पैदा किया है, इसके तफैल बोल रहा हूँ। मैंने हंसते हुए कहा, शिल्पी ये संतू बहुत अच्छा आदमी है, तुम इससे बातें करो, मैं जरा मसरूफ रहूंगा। मैंने ख्याल ख्वानी की परवाज की। नीलम भवानी के पास पहुंचा, फिर दूसरे लम्हे वापस आ गया। पता नहीं इस औरत, इस खूबसूरत चुड़ैल को कहाँ कहाँ गुदगुदी होती रहती थी। चार मुलाजम मोर पंख लिए इसे गुदगुदा रहे थे। मैंने संतू से कहा, हम मौजूदा सूरत में पहचान लिए जाएंगे। कोई ऐसी पनाह का जानते हो जहाँ हम महफूज रह सकें? जानता हूँ और ये भी समझता हूँ कि आपको अब इस शहर में नहीं रहना चाहिए। क्या आप हुलिया बदलना पसंद करेंगे? हाँ, ये जरूरी है। इसने गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ दी। एक बहुत बड़ी दुकान के पास रुककर बोला, मैं मेकअप का जरूरी सामान खरीद कर लाता हूँ। वो चला गया। मैंने शिल्पी से पूछा, इतनी कीमती महल और ऐशो आराम न रहा, तुम फिर एक गरीब लड़की की तरह भटक रही हो, क्या तुम्हें अफसोस नहीं हो रहा है? वो मेरे शाने पर सर रखकर बोली, आपके ये बाजू जिनमें मैं रहती हूँ दुनिया के तमाम महलों से ज्यादा कीमती हैं। मेरा ऐशो आराम आपकी जात से है। आप यकीन करें, अभी आपके साथ भटक रही हूँ मगर महलों से ज्यादा आराम पा रही हूँ। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।